सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेट एम ऑफ यूएस विड्रॉवल इन अफगानिस्तान एंड एशिया। सितंबर के महीने से, सितंबर का जो महीना है उस सितंबर के महीने तक यूएसए अपनी सारी जो फोर्सेस हैं उसको बाहर ले जाएगा, मतलब वो विड्रॉ कर जाएगा। अपनी सारी जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को वो वापस यूएसए बुला रहा है। अभी हाल में ही जो बगराम एयरफील्ड है, बगराम एयरफील्ड से उसने विड्रॉ किया। बगराम जो एयरफील्ड है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ भी एक फैक्ट आपका आ जाता है। जो बगराम एयरफील्ड है वहाँ से उसने विड्रॉ किया। अब उसने विड्रॉ तो किया, जो सैनिक है वो चले गए, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेकर चले गए, लेकिन वहाँ जो इस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे छूट गई। अब वहाँ पे जो वो इलाका है बगराम एयरफील्ड का, उस इलाके में एक ऐसी सिचुएशन आपके एराइज हो गई है कि लोग उस जगह पे जाकर और चीज़ों को लेकर और आसपास के मार्केट पे बेच रहे हैं। तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस भी हो गई है। इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए की फोर्स ने छोड़ा है उसने ये हाईलाइट किया है कि हमने अपना जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट हो जाता है कि 20 साल के बाद, लगभग 20 ईयर्स का जो ये वॉर है जो कि यूएसए ने अफ़गानिस्तान के अंदर फाइट किया, जिसमें उसे मोर देन 2000 के आसपास जो सोल्जर्स हैं उनका लॉस हुआ। लगभग $2 ट्रिलियन यूएसए ने स्पेंड किया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अपने जो सोल्जर्स हैं उनके लिए, और बहुत सा पैसा उसने जो अफ़गान सरकार है उसको दिया। उसके बाद भी यूएसए ने क्यों विड्रॉ किया अफ़गानिस्तान में, तो उसका लार्जर प्लान क्या हो सकता है, और साथ में कई सारे ऐसे अंडरस्टैंडिंग है, खास तौर से अगर एशिया को लेकर देखें तो वो जानना बहुत ज़रूरी। तो इस सेशन के अंदर हम समझेंगे उस पूरे इशू को, पूरा जो एक रोड मैप है या एक थिंकिंग है वेस्टर्न पावर का। भी हाल में आपने सुना होगा कि यूनाइटेड किंगडम ने अभी कहा कि हम तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर तालिबान पावर में आता है तो हम पूरे तरीके से उसके साथ हम बातचीत करेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट पर हम डिस्कशन करेंगे। दिस सेशन इज presented by me. माय नेम इज सौरभ पांडे। सो अगर तालिबान के ओरिजिन की बात किया जाए तो 1990s में इसका ओरिजिन कहा जाता है। दूसरा, अगर ये पिक अगर आप देखोगे बहुत जगह पे ये पिक अवेलेबल है, यूएस के जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं रोनाल्ड रीगन, तो उन्होंने तालिबान जो आज का तालिबान है उनके कई जो लीडर्स हैं उनसे बात की थी, और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था कि यूएसए, क्योंकि उस समय दो पोल्स ऑफ पावर थे, एक तरफ यूएसए था, दूसरा यूएसएसआर था। तो अफगानिस्तान के अंदर जो यूएसएसआर पावरफुल हो रहा था उसको हटाने के लिए यूएसए ने फाइनेंशियल हेल्प और आर्म्स और एमिनेशंस प्रोवाइड की थी। कई सारी जो वहाँ ट्राइबल जो लोग हैं उनको प्रोवाइड किया गया था, और धीरे धीरे ये जो मदद है, इसी मदद का जो हेल्प लेकर जो तालिबान है उसका फॉर्मेशन आपका हुआ। तालिबान शब्द की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। पश्तो लैंग्वेज में इवन ये कहा जाता है कि जो सऊदी अरेबिया ने है, सऊदी अरेबिया ने भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मदद की है, और इसके क्रिएशन में पाकिस्तान का भी एक काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तो यूएसए का अगर देखा जाए तो उसका भी एक बड़ा रोल रहा है फाइनेंशियल हेल्प देने का। इधर दूसरी तरफ अगर रोल देखा जाए तो पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसका भी एक अच्छा रोल रहा है। और मेनली जो कंडीशंस वहाँ प्रिवेल्ड थी अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पे यूएसएसआर अपने जो प्रेजेंस है, अपनी जो ट्रूप्स है वहाँ पे जो इस्टेब्लिश करना चाहता था, तो उसको हटाने के लिए तालिबान का एक जो इस्तेमाल है वो यूएसए के द्वारा किया गया। अभी फिलहाल अगर तालिबान की बात किया जाए, तालिबान का जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है, तो लीडर है तालिबान का जो है अमीर अल मोमिनिन करके है। उसके बाद कई सारे इसके पॉलिटिकल डेप्यूटी है, अलग अलग ये जो लीडर्स हैं, पूरा हायरार्की है। सीनियर जज है मुल्ला अब्दुल हकीम। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल ऑफिस, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे इवन तालिबान का इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे अभी दोहा टॉक्स यूएसए और तालिबान के बीच में हुआ था, और वहाँ पे भी जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उसमें कई सारे कंडीशंस पर तालिबान ने एग्री किया था, और यूएसए ने ज़्यादातर कंडीशंस पर आपका एग्री किया था। अगर देखा जाए जो एक लौती कंडीशन यूएसए के द्वारा हाईलाइट किया गया था वो ये कहा गया था कि ये जो रीजन है अफगानिस्तान का, अगर तालिबान पावर में आता है, अगर वो पावर में आता है तो इस रीजन में किसी दूसरे टेररिस्ट ग्रुप को वो एंटर ना करने दे, या फिर जैसे अलकायदा जैसे जो ग्रुप है उस अलकायदा जैसे ग्रुप या आईसिस जैसे ग्रुप को वहाँ पे प्रेजेंस
प्रेजेंस उनका ना होने दे। लेकिन ये भी कहा गया कि जो आईसिस जैसे जो ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनका कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जिसे हम खुरासान प्रोजेक्ट भी कहते हैं, वी कॉल इट एज खुरासान प्रोजेक्ट, जिसके तहत वो अपने आइडियोलॉजी को इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया की बात किया जाए उस रीजन में स्प्रेड करने का कोशिश कर रहा है। तो एक विचारधारा के तहत जो तालिबान है वो तालिबान कार्य करना चाहता है। अगर अभी फिलहाल देखा जाए तो पूरा का पूरा जो रीजन है, अगर अफगानिस्तान की बात किया जाए तो ये रेड में ये रीजन जितना देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो रीजन है यहाँ पे तालिबान का पूरे तरीके से कंट्रोल है। गवर्नमेंट का कंट्रोल देखा जाए तो बहुत ही कम लिमिटेड जगहों में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और ज़्यादातर जो ये येलो में दिख रहा है वहाँ पे अभी तालिबान और अफगानिस्तान की जो फोर्स है उसके बीच में आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे अगर तालिबान की एक स्ट्रैटेजी को देखा जाए, क्योंकि जब 1990s में तालिबान का प्रेजेंस था तो उसका जो कंट्रोल था वो मिडिल एरिया में था। मिडिल एरिया का मतलब वो बॉर्डर एरिया में जो कंट्रोल था वो तालिबान का इतना अधिक नहीं था ज़्यादा समय तक। अब इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश की जाए तो तालिबान का जो कंट्रोल है बॉर्डर एरिया में खासतौर से काफ़ी अधिक हो गया। अगर ये जो रीजन देखा जाए तो यहीं पे आपका पूरा जम्मू एंड कश्मीर रीजन भी काफ़ी ये क्लोज आपका लोकेटेड है। तो ये जो रीजन है इंडिया का, जैसे पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है इस रीजन के भी काफ़ी क्लोज, और इस पूरे रीजन में तालिबान का कंट्रोल है। अगर तालिबान पावरफुल पूरे तरीके से हो जाएगा, जब अफगानिस्तान पूरे तरीके से बाहर मतलब अफगानिस्तान की जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट हो पूरे तरीके से अगर बाहर चली जाएगी, तो ये बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। क्योंकि इस पूरे रीजन में एक तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन है और तालिबान का कनेक्शन है, इधर से चाइना का भी काफ़ी इसको सपोर्ट जो है वो भी कंटिन्यूस बेसिस पर मिल भी रहा है। क्योंकि अगर अभी तालिबान की स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना अफगानिस्तान में चाइना का काफ़ी अधिक इन्वेस्टमेंट है, और तालिबान की बात किया जाए तो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको पैसा चाहिए। पाकिस्तान से उनको पैसा इतना मिल नहीं पाएगा, तो उनको जो डिपेंडेंसी है अपना चाइना की तरफ रखना पड़ेगा। तो चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट है तालिबान उसको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन भारत के कई सारे प्रोजेक्ट, लगभग 500 के आसपास प्रोजेक्ट है, इसका जो अमाउंट लगभग 22,000 करोड़ के आसपास जो ये अमाउंट है, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है अगर जिस तरीके की स्ट्रैटेजी तालिबान या जो इंटेंशन तालिबान ने शो किया। तो अभी जो तालिबान का एक रोल है वो किस तरीके से कि वो बॉर्डर एरिया में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, और इंडिया के भी वो बहुत ही अधिक क्लोज आपका आ रहा है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स अगर देखे जाए अफगानिस्तान के अंदर, तो एक तो अशरफ घानी है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी एक नहीं है, आप ये कह सकते हो। एक तो आप अशरफ घानी मान लो जो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एक आपके अब्दुल्ला है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के भी जो इंटेंशंस हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं, अप्रोच एक सही नहीं रहती है, तो वहाँ पे भी जो एक डायरेक्शन मिलना चाहिए उस डायरेक्शन को प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए वो आपका नहीं हो पाता। दूसरा जो एक स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का स्टेक होल्डर इसलिए बन जाता है क्योंकि आईएसआई का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल तालिबान के साथ उसके क्रिएशन में है, और ख़ास तौर से जो एक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर, धीरे धीरे वो और अधिक इंक्रीज हो जाएगा अगर तालिबान जो है वो पावर में आ जाता है। तीसरा जो है वो है चाइना। चाइना का खासतौर से इन्वेस्टमेंट की बात है, अफगानिस्तान का जो रीजन है वो अफगानिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे चाइना का बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज कर रहा है, तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूस बेसिस पर इंक्रीज करता रहेगा। उसका जो कंट्रोल ऑलरेडी पाकिस्तान में होगा है ऑलरेडी, जैसे वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो अफेयर्स में भी काफ़ी अधिक रोल चाइना का बढ़ रहा है, अफगानिस्तान में उसका और अधिक कंट्रोल हो जाएगा, सेंट्रल एशिया में उसका काफ़ी अधिक कंट्रोल हो जाएगा। तो एक जो लार्जर एरिया है एशिया की बात किया जाए, वहाँ पे जो कंट्रोल है चाइना को धीरे धीरे कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर यूएसए की बात किया जाए, जो लार्जर एक गेम यूएसए के मन में है वो कई एंगल्स में हमें देखना पड़ेगा। अगर जो बिडेन है उनकी बात किया जाए, पहली चीज़ तो ये है कि जो दोहा राउंड में बातचीत हुई, दोहा राउंड में बातचीत के बाद यूएसए ने साफ साफ कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम विड्रॉ कर जाते हैं, लेकिन आपको अपनी जो लैंड है उस लैंड को दूसरे टेररिस्ट ग्रुप के लिए यूज नहीं करने देना। अब अगर अभी स्थिति देखी जाए, जो एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है फिलहाल के लिए तालिबान एक रोल मॉडल बना जा रहा है दूसरे कई जो मिलिटेंट ग्रुप हैं या कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको लगता है कि अगर हम भी ऐसे ही लड़ेंगे, अगर स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रीजन में नहीं रहेगी तो हम भी पावरफुल हो सकते हैं, हम भी पूरा इस रीजन में जहां भी वो हैं उसको कब्जा कर सकते हैं। अफ्रीका के अंदर इस वजह से काफ़ी अधिक लगातार
बेसिस पर देखा जाए तो जो टेररिज्म है वो आपका इंक्रीज भी हो रहा है और वहाँ जो इंस्टेबिलिटी है वो देखने को मिल रही है। तो ये एक चैलेंज बन जाता है। फिलहाल जब तालिबान पावरफुल हो जाएगा तो वो एक फोकल पॉइंट के रूप में एक्ट कर सकता है। बहुत सी ऐसी जो पावर्स हैं, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो इस प्रकार की थिंकिंग होती है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं, वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो अपना सकते हैं। बहुत जगहों में वो प्रेजेंट भी हैं, जैसे अगर देखा जाए तो इवन चाइना में भी देखा जाए तो कई सारे ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। इंडिया की बात किया जाए तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी जैसे इवन अगर म्यांमार की बात किया जाए तो अराकान साल्वेशन, रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के रूप में उसको भी जो म्यांमार की सरकार है एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में डिक्लेयर कर रखा है। श्रीलंका में देखा जाए या मालदीव्स में देखा जाए, मालदीव्स के कई सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है। तो ये क्या है, तालिबान का जो एरिया है, मतलब कुल मिला के जो अफगानिस्तान है वो एक फोकल पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे सारे के सारे जो स्टेट एक्टर्स हैं वो एक डायरेक्शन लेंगे और अपनी विचारधारा जो है वो एक सोर्स बन जाएगा जिसके बेसिस पर सभी लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और वो कोशिश करेंगे जो उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो उसके खिलाफ जो भी वो अपना एक्शन है, एक्टिविटीज़ हैं या जो भी कार्य अभी कर रहे हैं उस तरीके का दूसरे देशों में भी अपना जो इम्पैक्ट है वो स्पिल कर सकते हैं। तो लार्जर अगर आप गेम समझने का कोशिश करो अगर यूएसए की, तो एक एंगल जो हमें समझने की बात वो है कि एशिया, कहा जाता है कि जो 21वीं सदी है वो एशियन सेंचुरी है। इट इज़ एन एशियन सेंचुरी। 21वीं सदी एक एशियन सेंचुरी है और अगर ये एशियन सेंचुरी तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि इस रीजन में पीस प्रॉस्पेरिटी आपकी मेंटेन रहे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इतना अधिक पावरफुल होता चला जाएगा, वो उस रीजन को कंट्रोल करेगा, तो बहुत से जो पॉकेट्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ में जो उसी प्रकार के विचारधारा के जो ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो उनको एकत्रित करके इकट्ठा करके पूरे रीजन में जो स्टेबिलिटी है उसको ब्रेक कर सकता है और ये ओवरऑल जो रीजन है उसके पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए सही नहीं होगा। तो एशिया सेंचुरी बनने के लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ पीस और प्रोस्पेरिटी रहे। तो ज़्यादातर देश जो फिर फोकस किस पर करेंगे, वो अपने जो लॉ एंड है या सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उस पर फोकस करेंगे और दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो उस पर फोकस नहीं कर सकते। जैसे अगर वेस्ट एशिया में अगर कंटिन्यूस बेसिस पे जो रिबेलियन एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो सिविल वॉर की सिचुएशन है और कई सारे रीजन्स में वॉर की सिचुएशंस आपकी जो चलती रहती है, इस वजह से कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतना डेवलपमेंट आपका नहीं हो सकता। वैसी स्थिति आपके दूसरे एशिया के देशों में भी फैल सकती है और वो कहीं ना कहीं एशिया के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की जो बात है वो अफेक्ट कर सकते हैं और इवन वी कैन से जो एशियन सेंचुरी है उस कंसेप्ट को भी ये पीछे ले जा सकते हैं। तो ये एक एंगल हो सकता है कि अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए, अपने जो वेस्टर्न पावर है अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए, अपने कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने के, उनको लगता है कि इस रीजन में जितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी उतना उनके लिए फ़ायदा, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके हथियार है वो सप्लाई किए जाएंगे, इससे उनको काफ़ी अधिक बेनिफिट होने जा रहा है। तो ये एक एम आपका लार्जर एम बन सकता है। इंडिया का भी कई सारा जो इंटरेस्ट अभी हमने डिस्कस किया, खासतौर से इंडिया को अपने जो इंटरेस्ट क्या है उसको तो अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट है उसको डिस्कस करना है, मतलब उसको ध्यान में रखना। अब एक और रीजन अगर समझने की कोशिश करो कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है, जैसे जो यूरोप है और एशिया का पूरा जो इलाका है, इस पूरे रीजन को डेवलप किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज यूरेशिया। और यहाँ पे एक तो जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन रशिया के द्वारा है और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना के द्वारा, इन दोनों को कोलैबोरेट करके ये आपका एक पॉलिटिकल ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस रीजन की अगर बात किया जाए, यहाँ पे अगर इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उसका जो स्पिल ओवर है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे भी रहेगा, उसका स्पिल ओवर इंडिया में भी रहेगा, उसके स्पिल ओवर चाइना में भी रहेगा। और ये जो पावर ब्लॉक बनाने की बात जिसमें रशिया और चाइना कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ये पावर ब्लॉक भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल आपका नहीं हो पाएगा। और खास तौर से जो स्पिल ओवर है इसका पूरे के पूरे रीजन में, एशियन रीजन पे देखने को मिल सकता है। अगर यूएसए की बात किया जाए वो तो यहाँ इतना दूर है, यूरोपियन कंट्रीज की जो बात किया जाए वो ये यहाँ है। इस पूरे रीजन में अगर इतनी अधिक इंस्टेबिलिटी रहेगी तो इनको सबसे बड़ा बेनिफिट इसी चीज़ का रहेगा कि उस वजह से, क्योंकि किसी घरों में अगर लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहेंगी तो और चीज़ों पर वो फोकस नहीं कर पाएंगे और इसका जो बेनिफिट है ये जो देश हैं इनका जो डोमिनेंस है वो अपना मेंटेन करने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा यूएसए का जो वी कैन से एक एम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सो इस सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से जुड़ सकते हैं।
हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है 30 सितंबर तक अपने ऑप्शनल को खत्म करने के लिए। याद रखना है यू हैव टू यूज़ दिस कोड SPLIB कोड इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय। प्रेजेंटली बहुत ग्रेट ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें आपको एक तो डिस्काउंट मिलेगा 25% प्लस 10% और फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी अभी मिलेगी। और इसमें लगभग 21 टेस्ट हैं जिसमें फुल लेंथ 5 हैं, 16 आपके सेक्शनल हैं। तो ये सारे हैं, सारे GS के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट ऑप्शनल। तो इसमें आप एक एजुकेटर के एक कोर्स नहीं करते, पूरा प्लेटफॉर्म आप 1 साल तक एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, किताब सीरीज़ का भी हिस्सा बन सकते हैं जो कि जुलाई 17 को खत्म हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।